मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसके पापा एक स्टार अभिनेता बने, तो वहीं उनकी माँ एक सोशल वर्कर जिन्होंने मेडिकल से लेकर एजुकेशन मतलब सोशल रिफॉर्म और वेलबींग के लिए काफी काम किया। पेरेंट्स से लेकर मामू नानी सबने घर के एक इकलौते बेटे को गोविंदा की फिल्म राजा बाबू से भी 10 टाइम्स ज्यादा प्यार किया। लेकिन बॉलीवुड की सबसे रिनाउंड फैमिली से आने वाले इस स्टार के पापा यानी सुनील दत्त ने मरते दम तक अपने बेटे को जेल से छुड़ाने और वो गद्दार या टेररिस्ट नहीं है इसे प्रूव करने के लिए जगह जगह दौड़ के अपने चप्पलें घिस दी और स्वर्ग सिधार गए। दूसरी तरफ कैंसर से सफर कर रही माँ को छोड़कर इवन उन्हें ना लेने की प्रॉमिस कर चुका इकलौता बेटा के नशे में धुत संजय को कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से वो अपने पापा सुनील दत्त से भिड़ गया और मांगने तक चला गया। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, ड्रग एडिक्ट, 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखने वाला, को स्टार्स लाइक ऋषि कपूर को मारने चले जाने वाला, ऊपर से गोविंदा जैसे को स्टार को डॉन छोटा सकेल के फोन कॉल पर गाली देने वाला। मतलब संजय दत्त ने ऐसे ऐसे कांड किए जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि एक्स जर्नलिस्ट बलजीत परमार जिन्होंने सबसे पहले आर्टिकल छापी थी कि संजय दत्त हैज एन AK-56। 1993 में हुए मुंबई के 12 सीरियल ब्लास्ट जिसमें 257 इनोसेंट लोग मारे गए। बलजीत परमार ने कहा कि संजय दत्त को काफी कुछ पहले से पता था और अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी ने ब्लास्ट में जो भी वेपन्स यूज किए थे उसका कंसाइनमेंट सबसे पहले संजय दत्त के घर पर आया था। लेकिन राजू ईरानी के संजू को उन्होंने एक बकवास और संजय दत्त की इमेज को व्हाइट वॉश करने वाली फिल्म तक बता दिया। जो एक सिंपैथी फैक्टर जो है संजू के हक में जाता था उसको कैश इन करने के लिए ये फिल्म बनाई गई। दूसरी तरफ SRK जैसे सुपरस्टार ने कहा कि जब इंडस्ट्री में उन्हें कोई नहीं जानता था तब संजय दत्त ने उनकी मदद की। छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा सबको कि जब मैं मुंबई में नया आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था और मेरा झगड़ा हो गया था किसी के साथ एंड आई हैड नोबडी टू टर्न टू एंड आई वाज होपिंग कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं थे और एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था एंड दैट वाज संजय दत्त एंड ही सेड इफ एनीवन टचेस यू टेल मी। सलमान खान इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। आज संजय दत्त ड्रग रिहैब से लेकर अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करने, युद्ध को फ्री में मिक्स मार्शल आर्ट सिखाने जैसे काफी सारे काम करते हैं। लेकिन आमिर खान के एक इंटॉलरेंट इंडिया वाले स्टेटमेंट के बाद लोगों ने उनकी कह ले ली। सलमान SRK को कई बार देशद्रोही तक बतला दिया गया। लेकिन आर्म्स एक्ट और टड़ा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज में जेल जा चुके संजू बाबा क्या सच में एक विक्टिम है या फिर रियल लाइफ खलनायक? कंट्रोवर्सी सीरीज की सेकंड चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने आपको सलमान खान की लाइफ की सारी कंट्रोवर्सीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया था, जिस पर आपका हमें काफी प्यार मिला और उस पर आज एक्यूमुलेटेड 700K प्लस व्यूज भी। तो आज की इस वीडियो में हम संजय दत्त की सारी ऐसी ही कंट्रोवर्सीज को डिटेल में जानेंगे, जैसे 1993 बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज, ड्रग एडिक्शन, गोविंदा, सलमान खान, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित जैसे कई स्टार्स से पंगे, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, UK वीजा इशू, पॉलिटिक्स में अपनी सिस्टर के अगेंस्ट जाना। इसके अलावा काफी सारी कंट्रोवर्सीज पर हम डिटेल में बात करेंगे और संजू फिल्म में कितना झूठ और कितना फसाना है इसे भी बताएंगे। संजय दत्त कंट्रोवर्सी के इस चैप्टर में हम सबसे पहले उस कंट्रोवर्सी पर डिटेल में बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ संजय दत्त बल्कि दत्त फैमिली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद एक रेप्यूटेड एक्टर एंड पावरफुल पॉलिटिशियन सुनील दत्त भी हेल्पलेस हो गए। खुद को एक सच्चा देशभक्त बताने वाले सुनील दत्त के बेटे पर छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधा देशद्रोह यानी तड़ा लगा। 12 मार्च 1993 यानी भारत के इतिहास का वो काला दिन जब बॉम्बे में 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं जिसमें 257 इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और 1400 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। उन इंजर्ड लोगों में काफी सारे लोग जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो जाते हैं, किसी का हाथ चला जाता है तो किसी की आंख गायब हो जाती है। दिन के 1:30 बजे से लेकर 3:40 के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से स्टार्ट होकर अलग अलग जगह पर कार और स्कूटर्स पॉपकॉर्न्स की तरफ फटते हैं और इन सारे ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जालिम दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग उस टाइम की मौजूदा सरकार यानी शरद पवार प्राइमा फेसी में इसे श्रीलंकन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की करतूत बताते हैं, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पहले ही इसे डी कंपनी की करतूत बता चुके होते हैं। जहां पूरा भारत गम और गुस्से के माहौल में होता है तो वहीं डी कंपनी के लोग पाकिस्तान में जश्न मना रहे होते। भारत के सीने में खंजर घोंपने वालों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए 162 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जाती है और इस टीम को लीड करते हैं DCP राकेश मारिया जैसे एक काबिल पुलिस ऑफिसर। DCP मारिया इस केस के चक्कर में जड़ें खोद देते हैं और 189 अक्यूज
PhD है, सस्पेक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया से उठा लिया जाता है, जिसमें से डीसीपी के हाथ तो चढ़ते हैं 2 सस्पेक्ट हनीफ एंड समीर, जो कि दाऊद के काफी क्लोज होते हैं और ब्लास्ट में सारे कंसाइनमेंट को सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी इन दोनों की ही होती है। हनीफ मैग्नम नाम की कंपनी चलाता है और बॉलीवुड के इम्प हाउस का चेयरमैन भी होता है। हनीफ से जब तगड़ी इंटरोगेशन की जाती है और पूछा जाता है कि ब्लास्ट में यूज हुए सारे गन्स एंड एक्सप्लोजिव को उसने पुलिस की नजरों से छुपाकर कहां रखा था, तब वो जो बात कहता है उससे डीसीपी राकेश मारिया की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आसमान जैसे नजदीक आने लगता है। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हमने सारा कंसाइनमेंट आपके ही एमपी दत्त मैंसन पे रखा था, क्योंकि पूरे बॉम्बे में वो हमें सबसे सेफेस्ट जगह लगी थी जिस पर पुलिस को कभी शक ही नहीं हो पाता। समीर और हनीफ नाम के 2 राक्षस कहते हैं कि आपका वो जो हीरो संजू है ना, उसके अपने भाई अनीस से काफी अच्छे रिलेशन है और अनीस ने सिर्फ उसे एक बार फोन किया होता है और संजय दत्त मान जाते हैं। संजय दत्त कुछ वेपन्स खुद रखकर बाकी वेपन्स लौटा देते हैं और इसी टाइम पर यंग संजय दत्त अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग करने मॉरिशस गए होते हैं। डीसीपी मारिया अपनी सारी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स लेकर अपने सीनियर यानी बॉम्बे पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा के पास जाते हैं और उन्हें पूरा माजरा बताते हैं। अब एक सेलिब्रिटी, ऊपर से सुनील दत्त के बेटे जो कि खुद एक एमपी और फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, उनके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस के बाद कोई भी एक्शन लेना इजी नहीं होता है। कमिश्नर ए एस सामरा डीसीपी राकेश मारिया से बिल्कुल चुप रहने को कहते हैं अंटिल संजय इंडिया वापस नहीं आ जाए। लेकिन इसी बीच एक छोटे जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी न्यूज द डेली में छाप देते हैं कि एस संजय हैज एन AK-56। एक दिन में वो खबर नहीं छापता तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप जाती और मेरी रिपोर्ट को कौन पूछता था फिर? घबराए हुए संजय इमीडिएटली पुलिस कमिश्नर ए एस सामरा को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। उधर संजय दत्त के सपोर्टर्स रोड पर आ जाते हैं, वहीं बॉलीवुड से सैफ, अक्षय, अजय देवगन जैसे काफी सारे स्टार संजय दत्त के सपोर्ट में सामने आते हैं। कमिश्नर ए एस सामरा बड़ी चालाकी से संजय दत्त को एश्योरेंस देते हुए ये कहते हैं कि ये न्यूज वाले कुछ भी छाप देते हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप आराम से अपनी शूटिंग करके इंडिया वापस आई। 14 अप्रैल 1993 को जब संजय दत्त इंडिया लैंड करते हैं तो पुलिस उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर बैठी होती है और इस तरह के हाई प्रोफाइल मैटर में डीसीपी मारिया खुद वहां पर गए होते हैं। तभी संजय दत्त को बिना कुछ कहे सुने गाड़ी में बिठा लिया जाता है और क्राइम ब्रांच ले आया जाता है। डीसीपी मारिया पर भी काफी प्रेशर होता है। ऐसे में इंटरोगेशन में कोऑपरेट ना कर रहे संजय दत्त को एक जोरदार तमाचा लगाते हैं और बाल खींचकर पूछते हैं। बस रोते हुए संजय दत्त तोते की तरह सब उगल देते हैं और कहते हैं कि अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्होंने गन मंगवाया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली सेफ नहीं, लेकिन इंडिया आने से पहले उन्होंने गन डिस्ट्रॉय करवा दिया। इसी बीच सुनील दत्त, महेश भट्ट और बाकी और कुछ लोगों को लेकर डीसीपी से मिलते हैं। डीसीपी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस, स्टेटमेंट सब कुछ होता है। वो सुनील दत्त से कहते हैं कि सर मैं यहाँ पर आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जर्नलिस्ट बलजीत परमार, जिन्होंने संजय हैज एन AK-56 वाली रिपोर्ट छापी होती है, उनका कहना होता है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को छापने से पहले सुनील दत्त से काफी दफा बात करने की कोशिश की, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें इग्नोर कर दिया। इवन इस न्यूज को छापने के बाद भी जब संजय दत्त ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने उन्हें समझाया कि देखो, अगर तुमने खुद कन्फेस करके गन्स पुलिस को दे दी तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा, लेकिन अगर पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेट करके और सर्च करके वेपन्स खोज निकाली तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, सीधा टड़ा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज में अंदर जाओगे और आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। अगर आपने वेपन जमा नहीं करवाई तो टाटा, और पुलिस ने आपके ऊपर रेड करके सर्च करके वेपन का सीजर किया तो टाटा लग जाएगा, फिर तकलीफ में आ जाओगे। और ये बात उन्होंने संजय दत्त को 3-4 बार समझाई होती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संजय दत्त समझते नहीं है और तड़ा एक्ट में उन्हें 6 साल की सजा होती है, लेकिन 18 डेज में ही उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन अगेन जुलाई 1994 में फिर से उन्हें अरेस्ट किया जाता है और अक्टूबर 1995 में बाल ठाकरे की वजह से उन्हें बेल मिल जाती है। सुनील दत्त चाह कर भी अपने बेटे की मदद नहीं कर पाते और 2005 में सुनील दत्त के डेथ के बाद 2007 में संजय दत्त पर तड़ा एक्ट का चार्जेस हटा लिया जाता है और आर्म्स एक्ट के अंदर उन्हें 6 साल की सजा होती है। लेकिन संजय दत्त इस सजा के दौरान बार बार पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। फाइनली 2016 में उन्हें पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और जज उन्हें विश करते हुए कहते हैं कि गुड लक फॉर योर फ्यूचर मूवीज। मीडिया ये बात पचा नहीं पाती और कहती है कि ये सजा कम मजा ज्यादा है, और ये भी कहती है कि संजय दत्त को शुरू से ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिली। क्या पुलिस को बताओ ये हो रहा है, मैं मजबूर हूँ इसमें, मेरी मर्जी के खिलाफ खड़ी की गई है। अगर आपकी मर्जी नहीं थी तो वो खड़ी नहीं कर सकते थे, और पहले बताया होता तो ये इतना बवाल होता ही नहीं था। यू स्टूड बाय योर रिपोर्टिंग, आप अपनी रिपोर्टिंग पर खड़े रहे और आपको फक्र है कि इस तरह मैंने फिल्म इसलिए नहीं देखी। आप फिल्म देखने क्यों जाते हो? फिल्म में एक हीरो होता है, संजय दत्त इज नॉट माई हीरो।
एक्स जर्नलिस्ट बलजीत परमार कहते हैं कि संजय दत्त मासूम हो सकते हैं लेकिन वो बेकसूर नहीं है। जब उनके घर पर इतनी बड़ी वेपन्स की असाइनमेंट लाई गई, अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद आज उस सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट से इतने सारे लोगों की जान नहीं गई होती। और अगर संजय दत्त को गन चाहिए ही था तो फॉर ओन सेफ्टी वो लाइसेंस वाली गन मिलना उनके लिए कौन सी बड़ी बात। संजय दत्त के लाइफ के चैप्टर का सबसे बुरा दौर था 90s-80s का दौर, when he was about to die because of drug addictions। इवन कैंसर से फाइट करती उनकी मां नरगिस को प्रॉमिस करने के बाद भी वो ड्रग्स छोड़ नहीं पा रहे थे। सुनील दत्त को खुद प्रोड्यूसर्स को बताना पड़ता था कि उनका बेटा चर्सी हो चुका है, सो बी केयरफुल बिफोर सेलेक्टिंग हिम। इवन संजय को ड्रग्स करने से रोकने गई उनकी बहन पर भी उन्होंने अटैक कर दिया था। वैसे तो फिल्म संजू में संजय दत्त को एज अ प्योर विक्टिम और मासूम सा लौंडा दिखाया गया, लेकिन क्या सच में वो एक विक्टिम थे या फिर बिगड़ैल अमीर बाप की औलाद? आइए जानते हैं। सुनील दत्त और नरगिस के इकलौते बेटे संजय दत्त को बचपन से ही अपने घर से लेकर मामू नानी हर जगह पर प्रिंस ट्रीटमेंट मिला करती थी, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का बिगड़ैल हो जाना वाज वेरी मच पॉसिबल। सुनील दत्त ने खुद बताया था कि घर पे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और दूसरे एक्टर्स का आना जाना लगा रहता था, और वो जो सिगरेट पीकर बची हुई सिगरेट फेंक देते थे, 8-10 साल के संजय दत्त उसी बची सिगरेट को छुप कर पिया करते। एक विरांडा हुआ करता था, तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। बिगड़ते हुए संजय को सुधारने के लिए सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने की सोची, जहां जाकर संजय दत्त ने उल्टा देसी ठर्रे से लेकर ओल्ड बॉन्ग, ऑफिसर चॉइस, रम बोर्ड का सब मारा। और संजय दत्त ने खुद बताया कि उन्होंने काफी लोगों को स्पॉइल भी किया। लेकिन उनके ड्रग एडिक्शन की शुरुआत तब हुई जब संजय दत्त कॉलेज जाने लगे। और जैसा कहा जाता है कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं। तो जब संजय कॉलेज पहुंचे तो संजय दत्त ने खुद बताया कि इनिशियली ही वाज वेरी शाय विद गर्ल्स, और वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाते। very shy kind of a person, aloof kind of a guy, especially with women. तभी उन्हें कुछ चर्सी गैंग मिला जिन्होंने कहा कि ये करके देख, इसे लेने के बाद कुत्ता भी शेर की दहाड़ जैसा भौंकता है। उसी से इन्फ्लुएंस होकर यंग संजय ड्रग्स के चपेटे में आ जाते हैं और धीरे धीरे संजय की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होने लगी। उन्होंने इसे छोड़ने की कोशिश कई बार की लेकिन छोड़ नहीं पाए। 1-2 बार ट्राई करने के बाद वो तो बुरी तरह से बीमार तक पड़ गए। Eventually it reached a point where actually I was dying, you know, I mean I had lost track of time. I had no idea where I was. I mean, like there was 2 days I've not eaten, 2 days I was sleeping. उसी बीच उनके साथ एक और बड़ी ट्रेजेडी तब होती है जब उनकी मां नरगिस कैंसर से डायग्नोस होती है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली को न्यूयॉर्क जाना पड़ता है, बट संजय बिकम लूनेटिक, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर न्यूयॉर्क में ड्रग्स नहीं मिला तो ही विल डाई। इसलिए उन्होंने अपने जूते में 30 ग्राम ड्रग्स तक छुपा लिया था। उस टाइम पर लोगों को ड्रग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इंडिया में तो लोग ड्रग्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, इसलिए सिक्योरिटी भी उतनी टाइट नहीं हुआ करती थी। और संजय दत्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचकर ड्रग लेकर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। यंग संजय को आदत थी ड्रग्स को हमेशा अपने कुशन के नीचे रखकर सोने की। एक दिन उनकी सारी ड्रग्स सुनील दत्त के हाथों लग जाती है और उनका सारा पोल खुल जाता है। लेकिन ढीठ बन चुके संजय दत्त उनसे भी ड्रग्स मांगने चले जाते हैं। सबसे बुरी बात यह होती है कि डेथ के पहले उनकी मां को संजय के बारे में पता चल जाता है और ड्रग्स में डूब चुके ड्रग एडिक्ट होने की वजह से संजय दत्त को अपनी मां नरगिस के लिए ब्लड डोनेट करने तक से मना कर दिया जाता है। आज यूथ को ड्रग्स की इतनी खतरनाक रेपरकशन समझाने वाले संजय दत्त ने खुद बताया था कि वो ड्रग्स के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें जब एक बार अपने पापा का फोन आता है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, बल्कि उन्हें आ ए ई ओ सब कुछ स्लोमो में लगता है। कई बार तो उनके सामने बैठा इंसान उन्हें वैक्स यानी मोम की तरह मेल्ट होते हुए दिखाई देता है। हेलोसिनेशंस दौरे पड़ना इट बिकम वेरी कॉमन फॉर संजय दत्त। इवन उनकी बहन प्रियंका को लोग कॉलेज में चर्सी की बहन कहकर ट्रोल भी किया करते। सुनील दत्त ने खुद प्रोड्यूसर्स को बताना स्टार्ट कर दिया था कि उनका बेटा एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है और आप उसे कास्ट करने से पहले 2 बार सोच लेना। सेट्स पर लेट से आना, किसी को कुछ भी कह देना, मतलब संजय दत्त की वजह से कई बार शूट डिले हो जाया करते। सेट्स पर उनके को स्टार्स, एक्टर, प्रोड्यूसर्स भी उनसे मुंह लगाने से डरते। ड्रग्स के आदी हो चुके संजय दत्त को सेट्स पर भी ड्रग्स चाहिए होती थी, अदरवाइज वो टेक नहीं देते और कई बार प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ड्रग्स लाकर दिया था। लेकिन सवाल ये था कि ऐसी हालत में उन्हें फिल्में मिल कैसे रही थी। सो द आंसर वाज क्वाइट सिंपल, बिकॉज ही वाज द ओनली सन ऑफ 2 स्टार्स। और ऐसी हालत में संजय दत्त ने रॉकी, मैं आवारा हूँ, जमीन आसमान जैसी फिल्में भी की थी। अपनी माँ के डेथ के बाद जब उनकी बड़ी बहन नम्रता दत्त ने गुस्से में आकर एक दिन संजय दत्त को कहा कि अब तो माँ भी चली गई, शर्म नहीं आती तुझे, अब तो ड्रग्स लेना छोड़ दे, तो संजय दत्त ने उन्हें भी धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर तक हो गया। संजय दत्त ने इवन ये भी बताया कि एक बार ड्रग्स लेने के बाद जब वो अपने नौकर से खाना मांगने गए तो उनका नौकर उन्हें देखकर रोने लगा। सुबह का वक्त था और मुझे भूख लगी थी। उस वक्त मेरी माँ गुजर चुकी थी
और मैंने नौकर से पूछा, मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। तो उसने कहा कि बाबा 2 दिन हुए आपने खाना नहीं खाया, आप सोते हुए थे। इसी ड्रग एडिक्शन से परेशान होकर और संजय दत्त को 1000 टाइम समझाने के बाद भी उनकी पहली गर्लफ्रेंड टीना इस वायलेंस और मारपीट को ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं कर पाई और संजय दत्त से ब्रेकअप कर ली। इसी गम में संजय दत्त ने माल फूका और रात को अपनी राइफल से कई राउंड्स फायर किए, जिसकी वजह से उनके नेबर्स ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और पहली बार संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। बट नेक्स्ट डे ही प्लीड गिल्टी और उन्हें बेल भी मिल गई। अपने आप को बर्बाद होता देख और जिंदगी की तलाश में मौत के पास आ चुके संजय दत्त ने अपने बाबूजी सुनील दत्त के पैरों में गिरकर रोने लगे और उनसे कहा कि मुझे बचा लो। ऑलमोस्ट अपने बेटे को भुला चुके आखिरकार सुनील दत्त को अपने बेटे पे दया आएगी और उन्होंने उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया। रिहेबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर्स तब शॉक हो गए जब संजय दत्त ने फॉर्म पे अवेलेबल सारे ड्रग्स को टिक कर दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स अ मिरेकल, क्योंकि इतना ज्यादा ड्रग्स करने के बाद कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। When I was taken to rehab in Miami, they gave me a list of what kind of drugs I'd done, and I ticked every one of them. I did everything possible in the medical book, from cocaine to heroin to uppers and downers to hallucinogens to peyote to everything possible, you know, and रिहैब से आने के बाद भी संजय दत्त का ड्रग पेडलर उनसे मिलने आया और उन्हें फ्री में ड्रग ऑफर किया। रिहैब सेंटर से आने के बाद भी तलब ज्यादा कम नहीं हुई थी, सो द चॉइस वाज विद इन हिज हैंड्स एंड ही चूज नॉट टू टेक ड्रग्स एनीमोर। इसके बाद संजय दत्त की इमेज मार्केट में इतनी खराब हो गई थी कि अब घर वालों से लेकर बाहर वाले किसी को भी उन पर भरोसा ही नहीं था। लोग उन्हें चर्सी चर्सी कहकर बुलाते थे। इसलिए डिसाइडेड टू वर्कआउट एंड क्रिएट अ मस्कुलर फिजिक और बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज भी संजय दत्त ने ही स्टार्ट किया था। when I came back, so people used to say, hey, Chelsea, and all that stuff. So I said, यार ये गलत है बहुत। People on the road are saying that कुछ करना पड़ेगा। Then I went and started working out, and I just wanted to break through that. Well, संजय दत्त के बारे में बताने के लिए तो अभी भी बहुत कुछ है, जैसे उनकी 304 गर्लफ्रेंड्स वाली अफेयर, सलमान खान जैसे दबंग स्टार को पीटने चले जाना, पद्मिनी कोल्हापुरी के पीछे चाकू लेकर दौड़ना, ऋषि कपूर को धमकाना, यूके वीजा वाली कंट्रोवर्सी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस एंड गोविंदा कंट्रोवर्सी, और भी काफी कुछ है। लेकिन इतना कुछ अगर एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ 4 घंटे क्रॉस कर जाएगी। सो अगर आप संजय दत्त की बाकी कंट्रोवर्सी को भी डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में बाबा पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। बस 1000 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं और सलमान खान वाली वीडियो पर तो 1000 कमेंट्स आपने 10 घंटे में ही पूरा करा दिया। तो जैसे ही 1000 कमेंट्स पूरे होंगे तो आपका भाई आ जाएगा वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर। तो जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।